हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम लोग सेकंड बुक में जो हम फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हमने यूएनओ पढ़ लिया था और भारत की विदेश नीति की विशेषता और गुणनिरपेक्षता दो चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। अभी जो एक मैसेज वायरल हो रहा है, अभी वो ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन वो लग रहा था कि बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही वो बनाया गया है। उसमें दो चैप्टर छोड़ दिए गए हैं। पहला है भारत की पड़ोस की नीति, उसमें दो चैप्टर छोड़ दिए गए थे। भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, क्षेत्रीय संगठन। इसीलिए हम भी इनको अभी होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर ये उसमें एज इट इज छोड़ दिए जाते हैं तो अपने किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर उसमें ऐड किए जाएंगे तो अपने इसको बाद में पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट यूनिट में। इसमें है भारत का संविधान। इकाई फर्स्ट का नाम है भारत का संविधान, और इसमें से भी शुरू के दो चैप्टर उन्होंने छोड़ रखे थे। उसमें भारत के संविधान की विशेषता और दूसरा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो ये दोनों भी अपन ने यहाँ भी होल्ड पे रखे हैं। एक दो दिन में उनका क्या मैसेज आता है, जैसे साइंस का तो उन्होंने 10th का डिक्लेयर कर दिया है। अभी उस में जो इंस्ट्रक्शन में था भारत के संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये चैप्टर उन्होंने कंप्लीटली बता रखा है वहां पर कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, भारत के संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। इसमें अपने को पढ़ना क्या है, सिर्फ संघीय व्यवस्था पढ़नी है, यूनियन और फेडरल जिसे हम कहते हैं। आप जानते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे, संघवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संघवाद पढ़ेंगे। और संघवाद क्या होता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। क्या होता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। अंग्रेजी में संघवाद को एक तो फेडरल कहा जाता है, फेडरल, एक यूनियन कहा जाता है, लेकिन हमारे सही अर्थ तो ये होता है, लेकिन हमने इसका सही अर्थ क्या माना है, इसका ये माना है यूनियन। भारतीय संघवाद को हम क्या कह सकते हैं, यूनियन कह सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। और हम आज क्या पढ़ेंगे इसमें, संघवाद। संघवाद क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, जिसमें शासन के स्तर एक से क्या हो, ज्यादा। आज आपको हो सकता है आवाज भी थोड़ा सा कम सुनने को मिले, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वायरल का दौर चल रहा है, इसीलिए। संघवाद की हम बात करें तो संघवाद का सीधा डेफिनेशन क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। दूसरी भाषा में देखें, शक्ति और सत्ता का एक स्तर से ज्यादा स्तरों में बांटा जाना क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। अब यहाँ सवाल क्या क्या बनेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। पहला, संघवाद किसे कहते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। अब ये ऊर्ध्वाधर क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। फिर क्या होगा, सत्ता और शक्तियों, सत्ता और शक्तियों का एक से ज्यादा स्तरों पर बांटा जाना क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। संघवाद को अन्य नामों से जाना जा सकता है, तो फेडरल के नाम से जाना जाता है, फेडरेशन जिसे हम कहते हैं, और यूनियन के नाम से जाना जा सकता है। यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संगठन ही होता है। अब मजे की बात आपको ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में संघ शब्द की जगह क्या लिया गया है, राज्यों का संघ शब्द लिया गया है। क्या लिया गया है, राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब संघ की जगह क्या लिया गया है, राज्यों का संघ, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या किया गया है, राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का एक समूह होगा। अब इसमें हम आगे देखें
तो राज्यों के समूह की बात भी हम लोग कर लेते हैं। तो दो उदाहरण हम लेते हैं। एक बात करते हैं हम लोग अन्य देश की, एक बात करते हैं हम भारत की। भारत ने क्या किया, जैसे ये केंद्र है, ये छोटे छोटे इसके राज्य हैं, तो भारत ने किसी भी प्रकार का इनसे कोई समझौता नहीं किया है, ये ध्यान रखना। यानी कि भारत से, देखो समझौता क्या होता है, दो लोगों में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें ये देंगे तो हम आपको ये देंगे। जैसे हम एक राशन की दुकान से गए, वहां हमने पैसा दिया, पैसे के बदले हमें क्या मिला, राशन मिला। ये क्या कहलाता है, समझौता कहलाता है, व्यापार कहलाता है, एक प्रकार से कार्य कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि भारत ने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन किसी को भी नहीं दिया है कि आप भारत में रहेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको हर हाल में भारत में रहना है, भारत की एकता कभी खंडित नहीं हो सकती, भारत की सीमाएं कभी अलग नहीं हो सकती, भारत से राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। अर्थात राज्य ना चाहते हुए भी भारत में ही शामिल रहेगा। इसे हमने क्या कहा है, राज्यों का संघ कहा है। यानी कि हर हाल में भारत के जो राज्य हैं उनको किसी प्रकार से भी अलग होने की आजादी नहीं है, वे हर हाल में यहाँ हमारे रहेंगे, चाहे भारत किसी भी परिस्थिति में उनको रखे, क्योंकि भारत ने किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें नहीं दिया है। अब यहाँ से सवाल बने, संघवाद को हम और क्या क्या कह सकते हैं, फेडरल यूनियन कह सकते हैं, परिभाषा हमने देख ली। और भारत में क्या है, राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें हम देखें तो इससे ये देख सकते हैं, इसकी एक परिभाषा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी संघवादी कहलाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी क्या कहलाता है, संघवाद ही कहलाता है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। कैसे, आप जानते हैं दो शब्द हैं, एक तो केंद्रीकरण और दूसरा क्या है, विकेंद्रीकरण। ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, केंद्रीकरण। कौन सी व्यवस्था है ये, केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। इसका दूसरा डायग्राम अगर अपन बनाएं तो ये संविधान, संविधान से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। आपको पता होगा, अगर इस फॉर्मेट में हम बिजली का उदाहरण देखें, इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण देखें, मैंने यहां से कट किया, बिजली नहीं जाएगी आगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। संविधान पूरा कंट्रोल में किसके रहेगा, केंद्र के ही रहेगा। तो ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है, केंद्रीकरण की व्यवस्था कहलाती है। अब हम दूसरी बात करते हैं, यह है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, इसमें क्या होता है, सेंटर से चारों तरफ फैल जाता है। अब यहां से देखें हम लोग तो यहां पर क्या है, सत्ता, और ये अलग अलग स्तरों पर जा रही है। तो इसमें कैसे होगा, यहाँ पर संविधान है और संविधान से बहुत सारे स्तरों पर ये जा रही है। यहाँ केंद्र मान लीजिए, यहाँ राज्य मान लीजिए, यहाँ स्थानीय मान लीजिए, और यहाँ और भी हो सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैंने यहां से कट कर दिया इसे, तब भी राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सत्ता का कौन सा बंटवारा कहलाता है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या एक स्तर से ज्यादा स्तर पर बांटने का फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि केंद्र का प्रभाव, भारत में आप जानते हैं प्रबल केंद्रों के साथ राज्यों को सत्ता दी गई है, लेकिन प्रबल केंद्र का मतलब ये नहीं है कि विरोधी दलों की सरकार को गिरा दिया जाए। जैसे प्रारंभिक आजाद भारत में ऐसा किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं हो सकता। 356 का दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा देता है। ऐसे में ये हुआ कि केंद्र अपनी काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा, स्थानीय शासन अपना काम करेंगे, और सभी को ताकत कहां से मिलेगी, संविधान से मिलेगी। तो
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। और भारत में जो संघवाद है उसका सीधा अर्थ हमने किससे लिया है, यूनियन से लिया है। इसका हिंदी अर्थ है संघ। लेकिन भारत में संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत के संविधान में उसकी जगह क्या लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, यानी कि राज्य मिलकर क्या बनाएंगे, एक संघ बना लेंगे। और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण हमारे समझ में आ गया। सारी शक्ति एक आदमी के, एक सरकार के एक जगह एकत्रित हो जाए तो क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है, सारी शक्तियां एक जगह से निकलकर सब जगह चली जाए, सबको अलग अलग स्थानों पर मिल जाए, सत्ता के केंद्र ज्यादा हो, शक्ति अलग अलग लोगों के हाथों में हो। जैसे मोदी जी के पास, गहलोत साहब के पास, फिर पंचायती राज में, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास स्थानीय ग्राम पंचायतें होती हैं, तो अलग अलग सत्ता के स्तर हो जाते हैं। इसका उदाहरण हम इससे भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि मोटे लेंस, जैसे दादाजी का चश्मा है, बहुत सारे लेंस है, उनसे हमने कभी पत्ती जलाई होगी, कभी आग लगाई होगी, बहुत सारे कागज जलाए होंगे, तो वो क्या है, फैले हुए प्रकाश को एक केंद्र पर एकत्रित कर देते हैं। तो कौन सी व्यवस्था कहलाती है, केंद्रीकरण। आपने गाड़ी की लाइट देखी होगी नाइट में, तो वो कांच क्या करता है, उसको चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए हमें रोशनी दिखती है ज्यादा दूर तक। कौन सी व्यवस्था कहलाती है, विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। इसमें हम आगे देखें तो आजाद भारत में एकीकरण में अहम योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ये याद रखना है, काम का सवाल है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोहे जैसा ही काम किया था, यानी कि एकीकरण के समय इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। शुरुआत में 14 हमारे पास क्या थे, राज्य, और एक क्या था, केंद्र। जब भारत आजाद हुआ तो कितने राज्य थे, 14 राज्य थे और एक केंद्र सरकार थी। ये किस समय की बात है, आजादी के समय। अगर हम अभी की बात करें आपकी किताब के हिसाब से, तो 29 तो क्या हो गए, राज्य, और एक क्या हो गया, केंद्र। आपकी किताब के हिसाब से ये डाटा सही है। वर्तमान की बात करें, अब आपको यहां समझना है, एक केंद्र तो हो ही गया वर्तमान में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 3 थे, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें एक तो है लद्दाख, एक है जम्मू, और एक क्या है, कश्मीर। आप जानते हैं कितने थे यहाँ, 29। इसमें से एक जम्मू कम हुआ तो कितने बचे, 28। राज्य तो कितने हो गए, 28। और आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी प्रदेश थे, संघ शासित जो प्रदेश थे, यहां पर भी एक चीज रह गई, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका शासन कौन चलाती है, केंद्र सरकार उपराज्यपाल या विधानसभा के जरिए चलाती है। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी, इन दोनों में क्या है, विधानसभा। यही कारण है कि ये दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। 7 में से एक जम्मू कश्मीर को हटाया तो बचे कितने, 6, और 3 ये यहां से जुड़ गए। तो अब आप देख लेना कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए। नए कौन से बने, लद्दाख क्षेत्र बना है, जम्मू बना और कश्मीर बना है, और इन तीनों को ही केंद्र शासित प्रदेश अलग से बनाया गया है। पहले हमारे पास कितने थे, 6 थे, और इनमें से एक को निकाल के जम्मू कश्मीर को इसमें से कम कर देंगे राज्य में से,
तो कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश आप अपने हिसाब से देख के लेना। तो ये यहाँ की पूरी गणित हुई। एकीकरण में अहम योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? लौह पुरुष कहा गया। जब देश आजाद हुआ कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और एक केंद्र था। आपकी किताब के हिसाब से 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और एक केंद्र है। अब देखें तो एक राज्य कम हो गया, कौन सा? जम्मू कश्मीर, और उसके 3 भाग बढ़ा दिए गए, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, और तीनों ही एक केंद्र शासित प्रदेश अलग से बनाए गए हैं। ये व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहली विशेषता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। भारत के संविधान में जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं, बड़ा सवाल यहाँ से आएगा, एक एक करके सारी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से संविधान की विशेषता पढ़ी थी उसी प्रकार से संघीय व्यवस्था की विशेषता हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी सवाल आता है। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए, और संघीय व्यवस्था की विशेषता में भी इसका रोल आता है। संविधान में 12 सूची में से 7वीं सूची में इसका उल्लेख है। संविधान में सूचियां कितनी हैं? 12। 7वीं में शक्तियों का विभाजन उल्लेख है। आर्टिकल कौन सा है? 246। अनुच्छेद कौन सा है? 246। और इसमें कितने प्रकार की सूचियां हैं? 4। पहली कौन सी है? केंद्रीय, जिसे हम संघ सूची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ सूची, जिसके सब्जेक्ट कितने हैं? 97 विषय हैं। दूसरी कौन सी है? समवर्ती सूची, इसके सब्जेक्ट कितने हैं? 47। और तीसरी कौन सी है? राज्य, जिसके सब्जेक्ट हैं 66। अब यहां पर आपको एक और देखनी है, अवशिष्ट सूची। तो ऐसे करके कितने प्रकार की सूचियां हो गई? 4 प्रकार की सूचियां हमारे सामने हो गई। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलता है। ये उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद कौन सा है? 246। और इसमें कितने प्रकार की सूचियां हैं? केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, अवशिष्ट सूची है। केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। नए आंकड़े आपको अभी ध्यान नहीं रखना है। समवर्ती में 47 और राज्य में 66। अवशिष्ट में बाकी बचे हैं वो सब। केंद्रीय सूची, संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र। और समवर्ती सूची में दोनों कानून कौन बनाएंगे? दोनों। केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। विवाद की स्थिति में कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य। और फिर अवशिष्ट में कौन बनाएगा? केंद्र कानून बनाता है। तो यहाँ हमें स्पष्ट हो गया कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत के संविधान की विशेषता है। हमारे यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, इसीलिए हमने संघीय व्यवस्था की बात कही। और स्पष्ट विभाजन इसलिए है ताकि विवाद ना हो, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लोग हो। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? शक्ति के विभाजन से है। 246 का अनुच्छेद का संबंध भी किससे है? शक्तियों के स्पष्ट विभाजन से है। कितनी प्रकार की अनुसूचियां हैं? 4 प्रकार की हैं, केंद्रीय, समवर्ती, राज्य और अवशिष्ट। सवाल पूछा जाएगा केंद्रीय सूची पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र बनाता है, जिसे हम संघ सूची कहते हैं। समवर्ती पर दोनों केंद्र और राज्य। विवाद की स्थिति में कौन बनाएगा? राज्य। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। और अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है।